हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल है क्रूड ऑयल के ऊपर। बेसिकली प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपको आर्टिकल्स इस पे मिलेंगे कि अब इसका फ़ायदा जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको भी मिलेगा। अगर मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं तो इसका इम्पैक्ट फिर बहुत सारे इकोनॉमिक गुड्स पे पड़ता है, उनकी भी प्राइसेस थोड़ी सी कम होती हैं। बट आर्टिकल अभी जिस आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं मिंट की, तो उसमें ये बोला गया है कि हाँ, क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ा फॉल तो हुआ है, लेकिन इसका इमीडिएट बेनिफिट अभी हमें नहीं मिलने वाला। और उन्होंने क्या लॉजिक दिया है उसको भी हम देखेंगे, और फिर उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं इस पर, तो हम सबको देखते हैं। इसी टॉपिक पे हमने एक वीडियो किया था कुछ दिन पहले, जिसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल में स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझाए थे कि ओपेक क्या होता है, देन ओपेक प्लस क्या है। तो उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप एक बार देख लेना। लेकिन फिर भी आज के आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें जानना पड़ेगा, तो हम इसको रिवाइज़ करते हैं थोड़ा। सो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल फ्रंट पेज पे ही है। सबसे पहले हम आते हैं ओपेक पे। तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है, ओपेक। ये फॉर्म हुआ था 1960 में। लोकेशन थी बगदाद, जो कि इराक में है, वहाँ की कैपिटल है। तो बगदाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, बट इसका हेडक्वार्टर्स उस समय जिनेवा में था, जिसको 1965 में वियना कर दिया गया, ठीक है। सो ये इसका हो गया थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट। देन इसमें इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें मोस्टली मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ थे। मिडिल ईस्ट में मतलब जैसे इराक हो गया, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। उसमें एक कंट्री ऐसा था जो मिडिल ईस्ट का नहीं था, दैट वाज वेनेजुएला, ठीक है। सो ये इकलौता ऐसा फाउंडिंग मेंबर था जो कि मिडिल ईस्ट का नहीं था, ओके। फिर ओपेक प्लस क्या है? तो ओपेक प्लस में क्या हो गया कि अभी जैसे ओपेक की बात करें तो 13 कंट्रीज़ हैं। ये नंबर पहले 14 था, बट 2020 में इक्वाडोर इससे हट गया, तो अब ये नंबर रिड्यूस हो गया है 13। नाउ ये 13 कंट्रीज़ जो ओपेक के पार्ट हैं, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक रशिया हो गया, यूएस में भी होता है। तो ऐसे कंट्रीज़ को जो कि ओपेक के पार्ट नहीं है, अगर उनको भी इसमें इंक्लूड कर दें तो उसको बोलते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस का मतलब हो गया कि वर्ल्ड के जितने लीडिंग क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम कंबाइंडली बोल देते हैं ओपेक प्लस, ठीक है। ओके, तो अब हम आते हैं पहले कि प्राइसेस के ट्रेंड क्या रहे हैं। तो अगर हम कोविड की बात करें, जब कोविड आया था, ठीक है, तो उस केस में ऐसा हुआ ना कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारी बंद हो गई। तो जब डिमांड ही ख़त्म हो जाए तो प्राइस अपने आप कम हो जाती है। ये इनफैक्ट सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स हो गई कि एक टाइम था, ये 2020 की ही न्यूज़ है, जिसमें क्रूड ऑयल पे बेस्ड जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव पता होगा आपको कि हर डेरिवेटिव में कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट होता है, ठीक है, या कोई ना कोई अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है। सो डेरिवेटिव में इक्विटी स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। लाइकवाइज डेरिवेटिव में क्रूड ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल बेस्ड जितने भी उस समय के फ्यूचर्स थे, उनकी प्राइस 0 हो गई थी, कहीं जगह नेगेटिव भी चली गई थी ये। तो आप समझ सकते हो कि कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड का पेट्रोलियम प्राइसेस पे, ठीक है। तो 2020 में ये प्राइस अपने रॉक बॉटम पे थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे रिकवरी फेज स्टार्ट हुआ तो प्राइसेस पिकअप करती गई, डिमांड बढ़ी मार्केट में। इसलिए फिर आया रशिया यूक्रेन का वॉर, और इसने क्या किया कि सप्लाई तो फिर भी ठीक थी, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस समय तक। जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई है तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट था वो ये कि रशिया, क्योंकि एक बहुत रशिया के पास जो रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के वो बहुत ज़्यादा हैं, और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को वो चाहे गैस हो चाहे पेट्रोलियम हो, रशिया ही प्रोवाइड करता है। तो अगर रशिया वॉर में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके सप्लाई कैपेसिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट इस बात का आया कि जो लोग रशिया को अकाउंटेबल मानते हैं वॉर के लिए, तो उन लोगों ने उन कंट्रीज़ ने रशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और एक बहुत ही बैन की बात हो रही थी, तो वो यूरोप ने इम्पोज भी किया है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो जाए, मतलब कि अगर सप्लाई ही ना जा पाए मार्केट में, तो फिर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। उस रिडक्शन को, जो सप्लाई में रिडक्शन हुआ है रशिया के बैन होने की वजह से, तो यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ओपेक कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट किया कि आप अपना आउटपुट बढ़ा दो।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया कि नहीं हम आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे, जो कि इनडायरेक्टली एक मूव था रशिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, डिस्कस किया था, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक फेज़ था जब उसकी प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस अपने मिनिमम लेवल पे थी, फिर रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ, एंड जैसे ही हम रिकवर होने ही वाले थे कोविड से कि ये वॉर स्टार्ट हो गया। अब वॉर स्टार्ट होने की वजह से क्या हो गया कि सप्लाई बहुत हद तक कम हो गई। किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर मार्केट में कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये एक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अब वॉर से भी हम धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। रिकवर एज इन ये कि रशिया अभी भी कुछ कंट्रीज़ को क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है, उसके बाद चाइना है, टर्की है। तो जो प्रेशर रशिया पे बनना चाहिए था वो उतना बन नहीं पाया है, और धीरे धीरे करके जिनको भी ऑयल चाहिए उनको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रेंड वापस से कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में रिडक्शन अब धीरे धीरे देखी जा रही है कि थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है ये। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस में चेंज हो रहा है ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। अब ये दो बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं जो कि हर केस में आपको मिलेंगे, और ये हर केस के लिए ट्रू है। सबसे पहले तो ये कि क्रूड ऑयल का जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे, वो ये कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये ऑलमोस्ट हर इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। क्यों? जैसे मान लो मार्केट में आप जा रहे हो वेजिटेबल्स खरीदने, अब वो वेजिटेबल्स मार्केट तक लाए गए हैं, वो किसी न किसी व्हीकल को यूज़ करके लाए गए होंगे। अब वो व्हीकल्स भी क्रूड ऑयल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो उसका इम्पैक्ट आपको वेजिटेबल्स पे भी मिलेगा, लाइकवाइज डेयरी के आइटम्स पे भी मिलेगा। आप यू जस्ट नेम इट, कोई भी आइटम हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो क्रूड ऑयल से लिंक्ड होता ही है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो उसका इम्पैक्ट आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे या ओवरऑल इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है that imports 85% of its crude oil needs, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला नंबर इराक का हुआ करता था जहाँ से हम इंपोर्ट किया करते थे, बट अभी रशिया की वजह से क्या हुआ कि रशिया से हमें सस्ते दाम पे मिलने लगे। तो सस्ते दाम पे मिलने लगे तो हमने रशिया से ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप अभी देखोगे पास्ट 3, 4, 5 मंथ्स का, तो रशिया हमारा सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, फिर भी 85% जो हमारी नीड्स है वो इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल होती है। अब 85%, और यहाँ पे मैं एक और आपको फैक्ट बता दूँ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अब इसका मतलब क्या हो गया? वी आर आफ्टर यूएस और चाइना, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो अब देखो, अगर हम 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और 85% अपना इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो सोचो कि इंपोर्ट करने के लिए हमें कितना ज़्यादा पे करना पड़ता होगा, राइट? तो वो हम पे करते हैं डॉलर में। अब क्या है प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी है कि रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम होती जा रही है। उसके बाद पेट्रोलियम के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये जो डुअल इम्पैक्ट है ये हमारे इंपोर्ट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा था। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं डेटा बताऊँ तो मार्च 2022 अगर हम इसकी बात करें तो ये था अराउंड 119, चलो इसको राउंड फिगर मान लेते हैं, 120। ये 120 बिलियन डॉलर हमारा ये था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अगर हम इसको इसके लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इट वाज ओनली ये था 69-72 बिलियन डॉलर के आसपास। मतलब ये कि आपको ये फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि वॉर की वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक पॉइंट पे वो डबल भी हो गया था। तो अगर ऐसी बात है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंपोर्ट के बाद मतलब जो हमें पैसे पे करने हैं वहाँ पे, जो हमें डॉलर पे करना है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम से कम रहे ताकि हमारे इकोनॉमी को ज़्यादा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल में जो बात हुई है कि व्हाट इज़ बिहाइंड द फॉलिंग ट्रेंड इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न, और एक यही रीज़न आर्टिकल में दिया गया है, वो ये कि बहुत सारे कंट्रीज़ में अब रिसेशन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी कंट्री से मेरा मतलब है कि जितने भी इंपोर्ट करते हैं उसमें, जैसे मैंने बताया आपको, यूएस सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद चाइना सबसे ज़्यादा करता है, फिर इंडिया करता है, और उसके बाद अगर मैं एक सिंगल कैटेगरी में डाल दूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ये 4 हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसमें यूएस की हालत बहुत ख़राब है। ठीक
ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन का लेवल अपने हिस्टोरिक हाई पे था। दैट एक्चुअली फोर्स्ड द फेडरल रिजर्व, ठीक है, कि वो अपना रेट बढ़ा दे। तो उन्होंने रेट बढ़ाया। चाइना की हालत ऐसे ही बहुत ख़राब है। इंडिया फिर भी, जैसे IMF ने बोला कि इंडिया अभी भी बहुत ही ब्राइट स्पॉट पे है, अभी सिचुएशन यहाँ पे उतनी ख़राब नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ भी सेम ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। और जब भी ऐसा होता है, वैसे इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में देखा जा रहा है अभी। अब रिसेशन की मीनिंग क्या है? सॉरी, रिसेशन की मीनिंग ये है कि अगर मान लो कि एक से ज़्यादा क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब हो गया 3 मंथ्स का पीरियड, ठीक है, अगर 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में आपको नेगेटिव ग्रोथ, या फिर अगर ग्रोथ पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम है, अगर ये 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स में देखा जाए तो फिर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि दैट इकोनॉमी हैज़ एंटर्ड इनटू रिसेशन फेज़। तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में रिसेशन फेज़ देखा जा रहा है। अब रिसेशन क्या है ना, रिसेशन में कंपनीज ले ऑफ करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करती हैं, जो कि डिमांड मार्केट में ज़्यादा नहीं रहती। रिसेशन के आने के पहले जो मार्केट में डिमांड का लेवल होता है वो अब थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिसेशन में एक तो पहले आउटपुट बहुत कम हो जाता है, और आउटपुट अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों का जो मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम है वो घट रहा है। अब अगर वो घट रहा है तो मतलब ये कि उनको अब कम लोग चाहिए अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। अगर कम लोग चाहिए तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनको वो फायर कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं ले ऑफ, ठीक है। सो अब अगर मार्केट में चीज़ों की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है कि क्रूड ऑयल की भी डिमांड घटेगी, क्रूड ऑयल की भी डिमांड घटेगी। अब जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था, मान लो वेजिटेबल्स का, तो सपोज़ हर दिन किसी मार्केट में 100 टन वेजिटेबल्स सेल होते हैं। इनको मार्केट तक लाने के लिए मान लो 2 ट्रक लग रहे हैं। मैं बहुत ही बेसिक ले रहा हूँ एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए कि इसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। तो एक मार्केट में हर दिन 100 टन्स वेजिटेबल्स सेल होते हैं, जो कि 2 ट्रक्स में लाए जाते हैं मार्केट तक। अब ऐसा हुआ कि डिमांड कम हो गई, मान लो कि किसी दिन 50 टन्स ही बिकने हैं, क्योंकि लोगों ने सब्जियां खाना कम कर दिया मान लो। तो ये 50 टन्स मंगाने के लिए आपका 1 ट्रक में काम चल जाएगा, राइट। सो अगर गुड्स की डिमांड अगर मार्केट में कम हो रही है तो आप देखना कि उसको मार्केट तक लाने के लिए जो मतलब जितने और भी फोर्सेस हैं, जैसे कि पहले हम 2 ट्रक्स यूज़ करते थे, अब हम सिंगल ट्रक यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये कि जो क्रूड ऑयल पहले 2 ट्रक में लगता, अब उसका हाफ ही लगने वाला है, राइट। तो मतलब कि क्रूड ऑयल की भी डिमांड यहाँ पे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक गुड्स मार्केट में बिक रहे हैं उसकी डिमांड कम हो गई है। तो आपको समझना ये है कि जब भी मार्केट में डिमांड कम होगा तो वो फिर क्रूड ऑयल की डिमांड को भी कम कर देगा। इसीलिए प्राइसेस थोड़ी सी कम हो रही हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल में क्या था। तो अब ये था कि फिर इंडियन कंज्यूमर को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर मान लो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं थोड़ी, तो इंडिया को क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो ये जो इसमें कंसर्न बताया गया है वो ये कि अभी फ़ायदा तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए कितनी ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि भले ही क्रूड ऑयल चीप हो रहा हो, लेकिन रुपये की वैल्यू है ना डॉलर के अगेंस्ट, वो एक्चुअली में कम हो रही है। तो मतलब कि क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो रही है तो भी हमें अभी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो जो चीपर ऑयल है उसका फ़ायदा हमें अभी तुरंत नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि दी ऑयल प्राइस मे नॉट डिक्रीज इन द शॉर्ट रन। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब बहुत स्ट्रेन वाला फेज़ था, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो उस समय जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल सेल करती हैं, तो उन्होंने थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है ना वो खुद एब्जॉर्ब किया था। एज इन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो पूरा का पूरा इफेक्ट जो है प्राइस में इंक्रीज़ का, वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया जा रहा था, वो कंपनीज़ खुद इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रही थी। तो अब अगर मान लो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो वो कंपनीज़ प्राइस एकदम सेम रेशियो में या सेम प्रपोर्शन में नहीं घटाने वाले, वो थोड़ा थोड़ा करके घटाएंगे, ताकि जो उनको पहले नुकसान हुआ है पहले वो उसको रिकवर करें। तो शॉर्ट रन इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि शॉर्ट रन में प्राइसेस डिक्रीज़ होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, फिर हम आते हैं कि अब दूसरे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो एक तो पहले ये कि अगर इंपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट कम नहीं होगा मतलब वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा मैं, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, क्योंकि जो हमें इकोनॉमी को रन करने के लिए चाहिए उतना तो हम तेल मंगाएंगे ही बाहर से। लेकिन अगर तेल के दाम कम हो रहे हैं तो जो इंपोर्ट बिल है, मतलब हम यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहे हैं,
वो कम हो जाएगा। तो अगर इंपोर्ट करने के लिए हमें कम डॉलर खर्च करने हैं तो वो जो एक्स्ट्रा डॉलर हैं दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व। और फॉरेक्स रिजर्व हमारा जितना स्ट्रांग होता है तो कंट्री के लिए वो उतनी ही फ़ायदे की बात है, क्योंकि हम इसको यूज़ करके अपने रुपी डॉलर का जो रिलेशन है हम उसको स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट क्या है, जैसे कि बहुत से एक बैंक अकाउंट भी होता है करेंट अकाउंट। तो इसमें अगर मैं आपको बहुत ही लूजली समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि एवरी ईयर, एक साल में जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो आप इंपोर्ट, आइडियली एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए सो दैट हमारे पास पैसे ज़्यादा आए बाहर से, और इंपोर्ट अगर कम हो गया तो मतलब कि हमें पैसे जो कम है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में हमेशा एक्सपोर्ट आइडिया ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब हम पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं और हम रिसीव कम कर रहे हैं। तो अगर क्रूड ऑयल पे खर्चे अगर कम हो जाए तो करेंट अकाउंट डेफिसिट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि फॉरेक्स रिजर्व अगर बढ़ता है तो रुपी भी थोड़ी स्ट्रांग होती है, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। अब एक बार आप आर्टिकल दोबारा से पढ़ना, और मैंने जो वीडियो की लिंक बताई है डिस्क्रिप्शन में वो आप देखना, तो ओपेक और जितने भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।